जहां कीव के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक और इसी हमले से कीव में 12 घंटे तक बिजली हो चुकी है गुल। ये पहली बड़ी खबर और तस्वीर यूक्रेन की राजधानी कीव से रूस के ये हमले, जहां इन हमलों से कीव में 12 घंटे तक बिजली गुल हो चुकी है, क्योंकि बड़ी खबर है कीव के सबसे बड़े पावर स्टेशन पर मिसाइल अटैक। यूक्रेन में ही रूस के क्रूज मिसाइल से अटैक की तस्वीर, जहां निप्रो के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई और जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से हुआ मिसाइल इंटरसेप्ट। दो तस्वीरें एक साथ लगातार हो रहे हमलों की, जहां साफ है कि किस तरीके से अब निप्रो से ये तस्वीर सामने आई है और ये यूक्रेन में रूस का क्रूज मिसाइल से अटैक है। कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई, जर्मनी से मिले एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को इंटरसेप्ट भी किया गया। अब गाजा सिटी में इजरायल की बमबारी कैसे जारी है, पूर्वी इलाके में हमास के ठिकाने हुए तबाह, तस्वीर आईईडी ब्लास्ट से बहुमंजिला इमारत को ध्वस्त कर दिया। गाजा के इस फ्रंट में लगातार हो रहे हमलों की ये तस्वीर सामने आई है, जिससे साफ है कि कैसे गाजा सिटी में इजरायल अभी भी ऑपरेशंस को दे रहा है अंजाम और ये पूर्वी इलाके में हमास के ठिकाने को किया गया टारगेट। अब गाजा में ही येलो लाइन के नजदीक इजरायली ऑपरेशन। एक और बड़ी खबर, ताबड़तोड़ फायरिंग करते आईडीएफ सैनिक नजर आए और इजरायली सैनिकों पर सीज फायर उल्लंघन के आरोप। अब यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट की उड़ान, जहां रूस के ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया गया और पीछा कर रूसी मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया। ये देखिए तस्वीर, देर रात की तस्वीर, लेकिन गौर से इन तस्वीरों को देखें। यूक्रेन के MiG-29 फाइटर जेट्स की ये उड़ान है। रूस के ड्रोन और मिसाइल को मार गिराया गया है, पीछा करते हुए रूसी मिसाइल इंटरसेप्ट। और अब यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस पर हमला, तस्वीर नोवापोस्ता वेयरहाउस पर ड्रोन अटैक की। लगातार हो रहे हमलों के बीच इंपॉर्टेंट टारगेट्स को कैसे हिट किया जा रहा है, ये नोवापोस्ता वेयरहाउस पर ड्रोन अटैक को लेकर खबर है। यूक्रेन के लॉजिस्टिक वेयरहाउस पर हमला। अब ऑस्ट्रेलिया में ही रिहायशी इलाके तक पहुंची जंगल की आग, तस्वीर न्यू साउथ वेल्स के उन इलाकों की जहां खबर है कि 50 इलाकों में आग फैल चुकी है। 1500 फायर फाइटर्स आग बुझाने में मशक्कत कर रहे हैं और हजारों लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट किया गया है। इन भयावह तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग का दायरा इतना ज्यादा कई किलोमीटर तक बढ़ चुका है कि हजारों लोगों को इलाके से शिफ्ट करना पड़ा। फैलती और बेकाबू आग की वजह से ही 1500 फायर फाइटर्स आग बुझाने की कर रहे हैं कोशिश। ऑस्ट्रेलिया में रिहायशी इलाके तक जंगल की आग आ गई है। और अर्जेंटीना क्षेत्र के नजदीक चीन के सैकड़ों शिप दिखे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चीन के मछली पकड़ने वाले जहाज पर अर्जेंटीना की नजर है और अर्जेंटीना के ही स्पेशल इकोनॉमिक जोन की ओर चीनी शिप बढ़ गए। फिलहाल अलग अलग फ्रंट से आपने ये तस्वीरें देखी हैं, लेकिन आज की बड़ी खबर है जहां पाक सेना पर डबल अटैक और तालिबान और बलूच का हमला। एक एक तस्वीर अब से थोड़ी देर बाद होगी आपके सामने, वहीं एक्सपर्ट से होगा सवाल, क्योंकि तस्वीरें अब रूस के उस बेस पर बड़े हमले को लेकर भी सामने आई है और रूस का बदला 51 मिसाइलें दाग दी गई हैं। और ये मिसाइलें कहां कहां पर दागी गई हैं, कैसे हमलों को दिया गया अंजाम, तस्वीरें अब से थोड़ी देर में आपके सामने। वहीं लगातार बढ़ते टकराव के बीच आज की बड़ी खबर नेटो और यूएस में बढ़ती टेंशन को लेकर भी है। हालांकि इस बीच खबर जर्मनी की युद्ध की तैयारी को लेकर आई है। अब जर्मनी युद्ध के हालात को देखते हुए कैसे बड़े स्तर पर कर चुका है तैयारी और क्यों और कैसे अब नेटो और यूएस में बढ़ चुका है तनाव। वहीं वेनेजुएला पर हमले की तैयारी में है यूएस। आज की बड़ी खबर क्या है और पुतिन को कैसे दी गई है वार्निंग, यही डिटेल होगी आपके सामने। वहीं सबसे पहले पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कैसे तेज हो चुकी है जंग, जहां देखिए तालिबान और बलूच का ये हल्ला बोल। और इस फ्रंट से आज की ये सबसे बड़ी खबर है जहां पाकिस्तान पर डबल अटैक। फिलहाल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज होती जंग को लेकर ये पहली बड़ी खबर। चमन बॉर्डर पर भारी फायरिंग से हड़कंप, अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह, भारी विस्फोट में नष्ट पाकिस्तानी सैन्य ठिकाने और इसी हमले में पाकिस्तान को भारी नुकसान का दावा। इन तस्वीरों को जरा आप गौर से देखिएगा, जिससे साफ है कि कैसे हमलों को अंजाम दिया गया और इन्हीं हमलों में
पाकिस्तान को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है। अफगानी हमले में पाकिस्तानी पोस्ट को टारगेट किया गया। ये देखिए तस्वीर, पाकिस्तानी पोस्ट को कैसे तबाह किया। विस्फोट में पाकिस्तानी सेनेट ठिकाने को नष्ट कर दिया गया। और अब जुर्न लाइन पर भीषण संघर्ष कैसे जारी है, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच फायरिंग की एक और तस्वीर आई है। स्पिन बोल्डर में पाकिस्तान ने रात भर फायरिंग की है। अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में बमबारी। अफगान तालिबान ने करारा जवाब दिया। हालांकि इसी बड़ी खबर पर एक्सपर्ट से सवाल करने से पहले बड़ी खबर उस लिहाज से समझिए जहां पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी में है तालिबान। और यही सुधाकर सर अगला सवाल आपसे भी होगा, क्योंकि तालिबान ने अब बंद कर दिया है अपना स्पिन बोल्डर बॉर्डर और फायरिंग के बाद चमन बॉर्डर से आवाजाही बंद हो चुकी है। आपके पास आऊं उससे पहले बड़ी खबरों पर एक एक इंफॉर्मेशन और तस्वीर, क्योंकि स्पिन बोल्डर चमन हाईवे पर ही तालिबान का पहरा नजर आ रहा है और ये चमन बॉर्डर से आवाजाही पूरी तरीके से बंद हो चुकी है, जिससे साफ है कि किस तरीके से अब पाकिस्तान से लंबी जंग की तैयारी में है तालिबान। तीन खबरें एक साथ आपके सामने। और सुधाकर सर, ये बड़ा सवाल कि आखिर इस खबर का मतलब समझाइए। लंबी जंग की तैयारी का मतलब क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ किस तरीके के अब रणनीति को अपनाया जा रहा है तालिबान की तरफ से, क्योंकि तालिबान जिस तरीके से इस वक्त के फैसले ले रहा है उनको समझना जरूरी है सर। सुरभि, बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मुझे आपके शो के लिए इनवाइट किया। मेरे डिस्टिंग्विश्ड को पैनलिस्ट स्टाफ लोगों को बधाई देता हूँ, व्यूअर्स को भी। जहाँ तक आपके सवाल है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि 2021 को जब यूएस और नेटो फोर्सेस हड़बड़ी से अफगानिस्तान से वापस गए थे अगस्त के महीने में, तो उन्होंने काफ़ी सारे हथियारों की हिस्से पुर्जे और फुल इंटैक्ट वेपन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ के गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक काफ़ी करीब 30-40% जो ऑफलोड है। लेकिन मैं यहीं पे दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, 3 लाख मिलिट्री प्रोडक्ट्स या वेपन प्लेटफॉर्म्स छोड़ के गए थे और 3 लाख में से 75,000 वो ए व्हीकल कैटेगरी में आता है। ए व्हीकल मीन्स आर्मर्ड बीएमपी और उसका जो ट्रैक्ड व्हीकल्स होते हैं, आर्टिलरी गन्स मूव होते हैं, प्लस 200 के करीब एयरक्राफ्ट। 200 में से 40 एयरक्राफ्ट ऑफ रोड हैं, बाकी एयरक्राफ्ट अभी सही हालत में मेरे खबर के मुताबिक है, हो सकता है गलत हो। और प्लस उनके पास काफ़ी सारे हिस्से पुर्जे अंडर ट्रेनिंग। अंडर ट्रेनिंग 6 से 9 महीने तक इनके अफगान का जो फोर्सेस, तालिबान फोर्सेस है, यूएस से उन्होंने स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग ले रखे हैं। तो ये जो काबिलियत जो है, डिफेंस काबिलियत जो जिसकी बात करते हैं, कैपेबिलिटी बिल्डिंग, हालांकि इतना मजबूत नहीं है लेकिन कमजोर भी नहीं है। ये एक पहलू मैं आपको कवर कर। आज के दिन में इनके स्पेशल फोर्सेस का स्ट्रेंथ है 1.5 लाख। रेगुलर फोर्सेस का तालिबान का करीब 2.5 लाख से ज्यादा है। 6 लाख आपको कभी कभी मिलेगा, लेकिन 2.5 लाख का बॉटम लाइन लीजिए। तो ये सारे चीजें लेते हैं। वो चमन को क्यों चुन रहे हैं? पूरा दुरान लाइन को अगर देखेंगे 2640 किलोमीटर का डिस्टेंस है। 1500 किलोमीटर करीब करीब खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी 1100 किलोमीटर आता है बालूचिस्तान की तरफ। चमन वाला जो पास है, ये कंप्लीट टेरेन जो है, ये रतेली और माउंटेनियस टेरेन काफी कम हो जाता है, जंगली टेरेन इतना नहीं है, प्लेन अब्लिक रतेली इलाका आ जाता है। और ये एक ट्रेडिशनल हिस्टोरिक रूट है। जब अनडिवाइडेड ब्रिटिश इंडिया एम्पायर होता था, उस समय क्वेता से लेके अटॉक और ये चमन होके जाते थे कंधार, वो वाला रास्ता है। इसके पीछे एक स्ट्रेटेजी छुपा हुआ है। वो स्ट्रेटेजी ये है, बलूचिस्तान और कंधार को किसी भी तरह ये जोड़ना चाहते हैं। होगा कि नहीं? उससे पहले ये बड़ी खबर है जहां जुर्न लाइन पर फायरिंग से चमन बॉर्डर कैसे दहला और इसी फायरिंग में तबाह हुआ चमन बॉर्डर का गेट। हालांकि अफगानिस्तान के जवाबी हमलों में चमन गेट क्षतिग्रस्त हुआ है और पाकिस्तान से बिना उकसावे की फायरिंग के बाद करारा जवाब और अफगानिस्तान डिफेंस का ये बड़ा दावा। तस्वीरें भी आपके सामने, अफगानी हमलों में चमन गेट कैसे क्षतिग्रस्त हुआ और ये जुर्न लाइन पर फायरिंग से दहले चमन बॉर्डर की ही तस्वीर आपके सामने है। हालांकि फायरिंग में चमन बॉर्डर का ये पूरा गेट कैसे तबाह हो चुका है, कैसे क्षतिग्रस्त हुआ, उसकी तस्वीर का आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरीके से लगातार इस वक्त
स्ट्रैटेजिकली इस पूरे डोमेन, इस पूरे एरिया और इस पूरे टेरेन को टारगेट कर रहा है। एक्सपर्ट से हमने यही बड़ा सवाल किया कि आखिर किस तरीके की स्ट्रैटेजी को अपनाते हुए इस वक्त इन बड़े हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन विनोद सर के पास जाऊं उससे पहले एक और बड़ी खबर है, और ये अफगानिस्तान से संघर्ष में पाकिस्तान को बड़े नुकसान को लेकर खबर, जहां अफगानी हमलों में पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत को लेकर खबर आई है। इसी फायरिंग में पाकिस्तान के 30 से ज्यादा सैनिक घायल हुए हैं। मलबों में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। पाकिस्तानी सोर्सेज से ही काबुल डॉट फ्रंटलाइन का ये एक बड़ा दावा। हालांकि इसी दावे के तहत किस तरीके की और बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, अगली खबर पर जाएं उससे पहले ये तस्वीर, जहां दावा कि किस तरीके से पाकिस्तानी सैनिकों को घायल कर दिया गया इस फायरिंग में, और मलबे में भी कई लोगों के दबे होने की आशंका भी है। लेकिन एक और खबर यह कि अब पाकिस्तान को अफगानिस्तान की विनाशक चेतावनी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। और स्पिन बोल्डक में ही तालिबान कमांडर ने ये वार्निंग दी है। तबाह चमन गेट के सामने से ये बड़ी धमकी दी गई है। अभी तक उस गेट की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे इस हमले को सीधा हिट करते हुए ये गेट क्षतिग्रस्त हुआ। अब उसी के सामने खड़े होकर ये स्पिन बोल्डक में तालिबान कमांडर की वो वार्निंग है, जहां तबाह चमन गेट के सामने ये बड़ी धमकी दी, मौजूदा पीढ़ी नहीं कर पाई तो हमारे बच्चे ऐसा करें। तो अब एक एक तस्वीर आपके सामने है, जिससे साफ है कि किस तरीके से पाक और अफगान में ये भीषण संघर्ष सामने आ रहा है। और अफगानी हमले में पाक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। स्पिन बोल्डक में ही पाकिस्तान की फायरिंग की भी विनोद सर ये तस्वीर सामने है। तालिबान ने कैसे बोल्डक बॉर्डर को बंद कर दिया है और इसी फायरिंग में चमन बॉर्डर गेट को तबाह कर दिया गया। लेकिन बड़ी खबर आई कि कैसे पाक के 11 सैनिकों की मौत का दावा किया जा रहा है, और तालिबान कमांडर भी अब विनाशक धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस धमकी का मतलब क्या है और ये किस एक्सटेंट तक और आगे ज्यादा बढ़ सकता है? करूं सवाल उससे पहले एक और डिटेल, क्योंकि पाकिस्तान अफगानिस्तान में तेज होती जंग को लेकर ही आज की ये बहुत बड़ी खबर है, जहां डुरन लाइन पर लगातार दूसरे दिन भीषण संघर्ष को लेकर खबर। चमन बॉर्डर के नजदीक पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया गया। स्पिन बोल्डर के रिहायशी इलाके में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। अफगानिस्तान के जवाबी हमले में चमन बॉर्डर का गेट कैसे तबाह हुआ उसकी तस्वीर आपने देखी, और वो चेतावनी जो तालिबान कमांडर ने दी कि टुकड़े टुकड़े हो जाएगा पाकिस्तान। और तालिबान ने स्पिन बोल्डर बॉर्डर को भी अब बंद कर दिया है, जहां खबर है कि पाकिस्तान के 11 सैनिकों की मौत हो चुकी है और 30 से ज्यादा सैनिक हो गए हैं घायल। अब विनोद सर, ये किस स्ट्रैटेजी के तहत तालिबान आगे बढ़ रहा है? इस पूरे टेरेन के बारे में सुधाकर सर समझा रहे थे। ये लोकेशंस कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं अपने एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए सर? जी, हमेशा आप रिसर्च करके आती हैं। देखिए, क्वेटा से कंदाहार के जो रास्ते में, आधे रास्ते में, एग्जैक्टली हाफ वे पॉइंट का ये चमन बॉर्डर पड़ता है, और स्ट्रेटेजिकली बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चमन बॉर्डर। और दूसरी बात, आपको इमरान खान साहब की बात याद होगी जब उन्होंने कहा था ये डुरंट लाइन जो है ये लकीर है जो जमीन पे खींचा गया है अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि दोनों बॉर्डर के दोनों तरफ, क्वेटा में भी और कंधार में भी एक ही फैमिली के लोग रहते हैं। 53 अटैक हो चुका है, 107 कैजुअलिटी हो चुकी हैं, 23 रेलवे ट्रैक अटैक हो चुका है, आर्म्स 11 कॉन्फिस्केट हो चुके हैं, और मात्र 3 आईईडी अटैक हुआ है इस पूरे, अगर आप कितने को समझें। दूसरी, सुरभि जी, चंद सेकंड में मैं अपने दर्शकों को एक चीज समझाना चाहूंगा जिसका नाम है वेस्टफैलियन सिस्टम। वेस्टफैलियन सिस्टम क्या था? एक 16वीं दशक में लोगों ने जो नेशन और नेशन स्टेट की परिभाषा बदल दी थी। 16वीं शताब्दी के पहले, सुरभि जी, कोई लकीर नहीं होता था। आप पुराने मैप उठा करके देखिए, गुप्ता एम्पायर, ये एम्पायर, वो एम्पायर, आप देखते हैं आपको लकीर नहीं नजर आएगा, क्योंकि ये जब आप लकीर खींचते हैं जमीन पे, सबसे ज्यादा अगर खतरनाक साबित हुआ इस दुनिया को, अगर इस ब्लू प्लैनेट को, वो है लकीर वाला सिस्टम, वेस्टफैलियन सिस्टम। टोनी ब्लेयर, कैमरून, ये सारे लोग इस पे कड़ी निंदा कर चुके हैं। ये वेस्टफैलियन सिस्टम को पुनः हमें जाके देखने की जरूरत है। जैसे अब कह रहे हैं यू को भी अभी हमें खत्म करना है, यूनाइटेड नेशंस को ठीक तरह से हमें उसको संगठित करना, उसी तरह से ये वेस्टफैलियन सिस्टम को देखना जरूरी है। लकीर खींचते हैं, हजारों लाखों लोग मरते हैं। नेशन और नेशन स्टेट की परिभाषा पुनः देखने की जरूरत है। वो बटियो बिल्कुल सर, हालांकि थैंक यू फॉर योर पेशेंस।
दीपक वोरा सर, एक बड़ी खबर फिलहाल इस बीच ये बताना चाहती हूँ और आगे इसी फ्रंट को लेकर आपसे सवाल थोड़ी देर में करूंगी, लेकिन खबर है अब पाकिस्तान के पंजाब में तालिबान लड़ाकों को लेकर, जहां पंजाब के ही साहिवाल में तालिबान लड़ाकों की मौजूदगी को लेकर एक बड़ी खबर है। और ये पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के घर के पास तालिबान और रिहायशी इलाके के बीच हथियारों से लैस ये लड़ाके, अफगानी मीडिया इसको लेकर बड़े दावे कर रही है। एक्सपर्ट से अगला सवाल करूं उससे पहले उस फ्रंट की तस्वीर अब देखिएगा, क्योंकि रूस पर बड़े हमले को लेकर खबर है और रूस पर बड़ा हमला, पुतिन का बदला। फिलहाल तस्वीर रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर बेस पर बड़े हमले की, जहां एंगल्स एयर बेस पर यूक्रेन के ड्रोन अटैक को लेकर खबर आ रही है और सारातोव में ही Tu-95 बॉम्बर का यह बेस टारगेट है। हालांकि रूस के Tu-160 बॉम्बर के बेस पर हमले को लेकर एक तस्वीर पहले ये देखिए। अब दूसरी तस्वीर रूस के एंगल्स बेस में एयर रेड अलर्ट को लेकर। 5 धमाकों के बाद एंगल्स बेस में अलर्ट है और एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को नष्ट भी कर दिया। एंगल्स बेस में ही ऑयल डिपो पर हमले को लेकर खबर आ रही है, जहां सभी इमरजेंसी सर्विसेज फुल अलर्ट पर हैं। तो एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स को नष्ट करने का भी दावा किया है, लेकिन इस बीच एंगल्स बेस में ऑयल डिपो पर हुए हमले की ही आज की एक बड़ी खबर सामने आई है। 2 तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं, जहां एंगल्स एयर बेस पर यूक्रेन ने ड्रोन अटैक को अंजाम दिया है और इस बीच ये सबसे बड़ी खबर है, जहां रूस के ही एंगल्स बेस पर एयर रेड अलर्ट है और साथ ही सबसे बड़ी बात यह कि सभी इमरजेंसी सर्विसेज अब फुल अलर्ट पर हैं, क्योंकि एंगल्स बेस में ही ऑयल डिपो पर इस हमले को दिया गया है अंजाम। फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने एंगल्स एयर बेस पर अटैक को लेकर, जहां स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर यह हमला बताया जा रहा है और ऑयल डिपो पर हमले की खबर है। हालांकि हाई अलर्ट पर इमरजेंसी सर्विसेज हैं। 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, अब डिटेल आपके सामने, क्योंकि रूस के एंगल्स एयर बेस पर हुए हमले की सबसे बड़ी खबर। तस्वीर आपने देखी, लेकिन अब डिटेल इस बारे में, क्योंकि रूस के सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर हमले को लेकर आज ये खबर सामने आई है, जहां साफ है कि अब किस तरीके से हाई वैल्यू टारगेट्स को देखते हुए यूक्रेन ने अब सीधे एयरबेस को हिट किया है। ऑयल डिपो पर हमले की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन अब यह साफ है कि किस तरीके से एयरबेस को हिट किया गया है और रूस के एयरबेस पर हमले की ही फिलहाल ये तस्वीर आपने देखी, जहां आपको बता दें सबसे बड़े स्ट्रैटेजिक बॉम्बर बेस पर यह हमला है। Tu-160 और Tu-95 के बेस पर यह ड्रोन अटैक है। सारातोव में मौजूद बेस में ऑयल डिपो पर यह अटैक। हालांकि जिस स्ट्रैटेजी के तहत दीपक वोरा सर इस वक्त इस अटैक को यूक्रेन की तरफ से अंजाम दिया जा रहा है, क्या ये और प्रोवोकेशन हो सकती है? क्योंकि आने वाले वक्त में जिस स्ट्रैटेजी को देखते हुए यूक्रेन ने पिछले कई दिनों से सीधा हाई वैल्यू टारगेट हिट करते हुए रूस को टारगेट किया है, ये और ज्यादा विनाशक साबित हो सकता है। वोरा सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक बेटा? क्लियर। थैंक यू। मैं इस समय दिल्ली में नहीं हूं, काफी दूर हूं, तो मैं इंटरनेट के जरिए आपसे जुड़ रहा हूं। आपने अभी जिक्र किया है कि यूक्रेन क्या कर रहा है। जब लौ मोमबत्ती बुझने वाली होती है तो एकदम से भड़कती है, बहुत उसकी रोशनी तेज हो जाती है। मेरा अपना मानना है कि अभी पुतिन साहब भारत आए थे, जो उनकी कमिंग आउट पार्टी थी एक तरह से। आपको पता है कि चलो चीन चले गए, नॉर्थ कोरिया चले गए, ईरान चले गए, कोई बड़ी बात नहीं। भारत आना, जो दुनिया की 4 सबसे बड़ी महाशक्तियों में से एक है, वो साफ जाहिर करता है कि वो अकेले नहीं है। दूसरा, मेरे को लगता है कि यूक्रेन का जो ये बेवकूफ सर्कस वाला है, ये बताने की कोशिश कर रहा है जो कुछ इसके पास बचा है। कहते हैं इसके पास पैसे नहीं है, सामग्री नहीं है, जो कुछ इसके पास बचा है, जो कुछ विदेशों से आ रहा है, उसका ये प्रयोग कर रहा है बताने के लिए कि अभी भी मेरे में क्षमता है लड़ने की और मुझे बाहर मत निकालो। अभी ये बात चल रही है। मैंने सुना है बहुत रिस्पॉन्सिबल लोगों ने कहा है कि इस महीने, हम दिसंबर की बात कर रहे हैं, साल के आखिर से पहले इसको निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसने बर्बाद कर दिया अपने देश को, कोई बचा नहीं है। तो ये आजकल तो विदेशी जो फोर्सेस हैं, चाहे ब्रिटेन की हो, चाहे फ्रांस की हो, जर्मनी की हो, स्वीडन, इधर उधर पोलैंड की, यूक्रेनी फौज की यूनिफॉर्म्स पहन के वो फुदक रहे हैं। तो रूस भी अपना बराबरी संयम के साथ इनका मुकाबला कर रहा है। और मेरा मानना है कि जिस दिन ज़ेलेंस्की क्या कभी ब्रसल्स ने कहा है कि देखिए हम में क्षमता नहीं है रूस से लड़ने की। हंगरी वाले ने भी कहा है कि मैं क्यों लड़ूं भाई, मेरा क्या नुकसान है इसके अंदर, मुझे क्या फायदा होगा लड़ने के लिए। तो आपस में फूट पड़ रही है, नेटो में आपस में फूट पड़ रही है, ईयू के अंदर भी। और अब ये बताने की कोशिश कर रहा है, लगे रहो, मेरे साथ रहो, मैं तो तुम्हारा नेता हूं, मैं तुम्हारा भगवान हूं। कोई नहीं है, बेवकूफ है। मेरा मानना 1 साल के अंत तक ये पुतिन की पेशेंस है, संयम है, उसके पास सब्र है, ये चला जाएगा।
फिर स्थिति में परिवर्तन आएगा, क्योंकि अब मेरा ख्याल डोनाल्ड ट्रंप भी इससे तंग आ चुका है। बड़ी बात आपने कही है सर, लेकिन ये खबर आज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है जहां इंगल्स एयरबेस रूस की सबसे महत्वपूर्ण बेस में से एक है और उसे सीधे यूक्रेन ने हिट करते हुए किस तरीके से हमले को अंजाम दिया। और इस बीच ये भी समझिए कि यूक्रेन में बड़े हमले के लिए यहीं से उड़ान रूस के बॉम्बर भरते हैं। हालांकि इस फ्रंट से कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएं उससे पहले उस फ्रंट की अब तस्वीर देखिएगा जहां वेनेजुला से ईरान नई जंग का काउंटडाउन। फिलहाल पहली बड़ी खबर है क्योंकि पुतिन को चेतावनी के लिए वेनेजुला पर हमले की तैयारी को लेकर रिपोर्ट में दावा किया गया। और इस फ्रंट से खबर को इस लिहाज से समझिए जहां ट्रंप प्रशासन का हमले का ये फाइनल प्लान अब तैयार हो चुका है, यही रिपोर्ट में दावा किया गया। वेनेजुला के नजदीक पेरू में ही अमेरिकी सैन्य मूवमेंट को लेकर खबर है। पेरू में जल्द अमेरिकी सैन्य तैनाती हो सकती है और वेनेजुला पर हर दिन बढ़ता जा रहा है अमेरिकी हमले का खतरा। तो फिलहाल लगातार बढ़ते खतरे के बीच आज की ये बड़ी खबर है कि अब ट्रंप प्रशासन ने हमले का फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। और खबर है पुतिन को चेतावनी के लिए वेनेजुला पर हमले की तैयारी, ये रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट में किए गए दावे के तहत एक और इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखते हैं जहां फिलहाल खबर किस तरीके से सामने आ रही है, क्योंकि वेनेजुला पर अमेरिकी हमले के अलर्ट को लेकर एक और खबर है। कैरेबियन सी में यूएसएस जेराल्ड फोर्ड की मूवमेंट और दक्षिण कैरेबियन सी में ही आगे बढ़ रहे यूएसएस जेराल्ड को लेकर एक खबर। F-35 स्क्वाड्रन के साथ अमेरिकी विमान वाहक की तैनाती। हालांकि वेनेजुला पर हमला, पुतिन को चेतावनी, खबर समझिए क्योंकि वेनेजुला पर ही हमला कर पुतिन को क्या ट्रंप वार्निंग दे सकते हैं, ये एक बड़ा दावा इस रिपोर्ट में किया जा रहा है। और हमले की तैयारी को लेकर पिछले कई दिनों से खबरें आ रही हैं, लेकिन अब खबर यह है कि हमलों की तैयारी के लिए अलग अलग कई स्तर पर प्लानिंग हुई है और पेरू में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी जल्द हो सकती है। विनोद सर, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स उस पर आपसे चाहूंगी, क्योंकि अब ये तैयारी क्या मतलब है? क्या एक और ऐसी स्ट्रैटेजी को अपनाया जा रहा है जहां पेरू में ही अमेरिकी सैनिकों की तैनाती का फैसला और त्रिनिदाद और टोबैगो में अमेरिकी सेना अटैक सिमुलेशन भी कर रही है? अमेरिकी बॉम्बर्स कैरेबियन क्षेत्र में वॉर ड्रिल्स लगातार कर रहे हैं और यूएसएस जेराल्ड फोर्ड फिर से कैरेबियन सी में एक्टिव हो चुका है। 2 F-35 फाइटर जेट स्क्वाड्रन रेडी टू अटैक मोड पर बताए जा रहे हैं। 800 टॉमहॉक मिसाइलों के साथ 11 अमेरिकी वॉरशिप भी तैनात बताए जा रहे हैं। ओवर टू यू विनोद सर। आप स्कूल में रही होंगी शायद, ऑफ एंड्योरिंग फ्रीडम, ऑफ इराकी फ्रीडम, ये 1990 की 2 वॉर्स की मैं जिक्र कर रहा हूं। ये एग्जैक्टली सुरभि जी कट कॉपी पेस्ट। सबसे पहले आप एयर स्पेस बंद करते हैं, फिर एक्सरसाइज के नाम पे आप इर्द गिर्द जो देश हैं वहां जाकर के अपना हवाई जहाज जमा लेते हैं, अपने तो पानी वाले जहाज भेज देते हैं, बेड़े सारे भेज देते हैं और अचानक आप हमला करते हैं। 100 आवर्स वॉर या 100 डेज वॉर में आप सारा मामला निपटा देते हैं। वेनेजुएला हो सकता है 10-12 दिन में निपट जाए। तो ये बिल्कुल प्लेबुक, उनके पास एक प्लेबुक होती है, वो प्लेबुक खोलते हैं, उसके हिसाब से टिक मार्क करते हुए जाते हैं। एग्जैक्ट रिपीट ऑफ इराकी फ्रीडम, ऑफ एंड्योरिंग फ्रीडम। आपको इसके बारे में ज्यादा अम्बेसडर साहब के से टिप्पणी लेना चाहिए, वो इसकी जो कूटनीति जो एस्पेक्ट है उसके बारे में बताएंगे। ओवर टू यू। बिल्कुल सर, उनके पास जाऊं उससे पहले ये खबर है क्योंकि वेनेजुला को लेकर ही नेटो और अमेरिका में अब टेंशन हो गई और मादुरो को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन का साथ मिला है और एर्दोगन ने फोन पर मादुरो से बात की है। अब अमेरिका से बातचीत जारी रखने की सलाह भी दी गई है और एर्दोगन ने कहा है कि पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि एक्सपर्ट के पास जाऊं उससे पहले एक और खबर है क्योंकि वेनेजुला को लेकर चीन और अमेरिका भी आमने सामने आ गए और चीन की अमेरिका को सीधी चेतावनी है। वेनेजुला पर हमला ना करने की वार्निंग दी गई और वेनेजुला एयर स्पेस बंद करने का विरोध भी हुआ है। अमेरिका पर वेनेजुला की संप्रभुता उल्लंघन के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वेनेजुला के साथ तुर्की और चीन, इस खबर का मतलब दीपक वोरा सर जरा जरूर समझाइएगा क्योंकि चीन ने अब वेनेजुला के खिलाफ अमेरिकी एक्शन का विरोध किया है और चीन ने अमेरिकी तैनाती को वेनेजुला की संप्रभुता का उल्लंघन बताया है और वेनेजुला में ही चीन के कई आर्थिक इन्वेस्टमेंट भी चल रहे हैं। अमेरिकी हमले से ही चीन के इन्वेस्टमेंट को नुकसान का खतरा है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने भी मादुरो से फोन पर बात की है। एर्दोगन ने मादुरो को ट्रंप से संवाद जारी रखने की सलाह दी है। यही एक और बड़ी खबर दीपक वोरा सर इस फ्रंट से सामने आ रही है जहां तुर्की और चीन का वेनेजुला के साथ आने का मतलब क्या सर? बहुत अहम प्रश्न बेटा आपने पूछा है, इसका जवाब मैं देता हूं डिप्लोमेटिक पर्सपेक्टिव से, मैक्रो जो है पॉइंट ऑफ व्यू से। वेनेजुएला पे आपने हमला कर दिया, बहुत अच्छी बात है। आपने मादुरो साहब को बाहर निकाल दिया, चलिए आपकी तरफ से बहुत अच्छी बात है। उसके बाद फिर पूरे जो 33 देश हैं लैटिन अमेरिका के,
डोनाल्ड ट्रंप साहब, आप उनको कह रहे हैं कि देखिए मेरी मुखालफत मत करो। वो मॉन्ड्रो डॉक्ट्रिन अभी तक चल रही है कि पश्चिमी वेस्टर्न, क्षमा कीजिएगा, दक्षिण अमेरिका मेरा इलाका है, मेरा घर है, मेरी बरसाती है, मेरा कमरा है, वहां घुसने की कोशिश मत करो। और चीन और रूस जो कर रहे हैं, टर्की जो कर रहे हैं, वो बाकी लैटिन अमेरिकन देशों को, चीन की तो इन्वेस्टमेंट है, टर्की भी वहां खेल रहा है, बता रहे हैं देखो ये ट्रंप बेवकूफ आदमी है, जो ये कर रहा है हम इसके साथ नहीं है। आपने जीत लिया वेनेजुएला को, आपने निकाल दिया इस आदमी को, अपने चमचे को बिठा दिया, लेकिन बाकी जो देश हैं फिर वो आपके दुश्मन हो जाएंगे। लॉन्ग टर्म प्लानिंग, जैसे विनोद सर कह रहे थे, अमेरिकी नहीं कर पाते हैं। उनके पास एक चेक लिस्ट होती है, आज ये करेंगे, कल वो करेंगे, परसों ये करेंगे। और ये जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया का जिक्र किया था, जो 17वीं शताब्दी, आई थिंक 1642 के आसपास उसको साइन किया गया, तो उसका मतलब होता है टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, आपका अपना कानून, आपकी सॉवरेनिटी। अमेरिका तो परवाह नहीं करता है ना मैम, उनका तो है माई वे और द हाईवे। सो अगर उसने हमला किया, जो कि लगता है वो करेगा, इमीडिएट गेन होगा जैसा अफगानिस्तान में हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म बहुत नुकसान होगा उसको। वैसे भी ट्रंप से कोई मोहब्बत नहीं करता, और मुझे लगता है कि अब ये मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी। अंडरस्टूड सर। लेकिन सुधाकर सर, इसी फ्रंट को लेकर आपसे सवाल करूं उससे पहले दो बड़ी खबरें। और ये पेरू की सड़क पर वेनेजुएला के लोगों का वो हुजूम है जहां विपक्ष की नेता मचादो के समर्थन में रैली निकली और राजधानी लीमा में लोगों ने लगाए हैं फ्री वेनेजुएला के नारे भी। दुनिया के 80 शहरों में प्रदर्शन को लेकर भी एक खबर है, और ये वेनेजुएला की विपक्षी नेता मचादो का वो शक्ति प्रदर्शन है जहां समर्थकों की वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन की ही ये मांग अब सामने आ रही है। हालांकि एक बार फिर से उसी फ्रंट का रुख करते हैं जहां पाकिस्तान पर डबल अटैक और तालिबान बलूच का हल्ला बोल, क्योंकि इस फ्रंट से एक और सबसे बड़ी खबर है बलूचिस्तान के नौकुंडी में बीएलए का भीषण हमला और पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड मुख्यालय को कैसे दहला दिया गया। बड़ी खबर, बलोच लड़ाकों के हमलों से सेना हेडक्वार्टर में भारी तबाही, ब्रिगेड मुख्यालय की इमारत तबाह, कई वाहन क्षतिग्रस्त। नौकुंडी में ही एक हफ्ते में दूसरे बड़े हमले से हड़कंप। हालांकि बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना पर हमले भी तेज होते जा रहे हैं। खबर है पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बलोच लड़ाकों का वो हमला जहां क्वेटा ग्वादर हाईवे पर घात लगाकर इस हमले को अंजाम दिया गया। इसी विस्फोट में पाकिस्तान का सैन्य वाहन कैसे पलटा, देखिए तस्वीर। हमले में कई सैनिकों के घायल होने का दावा है। अब बलूचिस्तान के कोस्टल इलाकों में विनाशक हमला, क्योंकि बलूचिस्तान की कोस्टल सिटी ज़िवानी को ही दहला दिया गया और पाकिस्तानी सेना के फ्यूल डिपो को कैसे टारगेट किया गया वो तस्वीर भी देखिएगा। इसी विस्फोट पे तबाह पाकिस्तानी सेना के तेल भंडार। और बीएलओ के हमलों से पाकिस्तानी सेना में कोहराम। खबर है एक महीने में 50 से ज्यादा हमलों से दहला दिया गया और क्वेटा से ही ग्वादर तक पाक सेना के ठिकानों को तबाह कर दिया गया। एक महीने में 63 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का भी दावा किया जा रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी की रिपोर्ट में एक बड़ा दावा किया गया है। हालांकि बीएलए के हमले, पाक सेना में मचे कोहराम। दीपक वोरा सर, एक शॉर्ट रिस्पांस इस पर आपसे लेना चाहूंगी, क्योंकि बाकी दोनों एक्सपर्ट से इस फ्रंट को लेकर मैं पहले सवाल कर चुकी हूं। आज की ये बड़ी खबर है जहां 53 बड़े हमलों से ही बलूचिस्तान में पाक सेना में हड़कंप मच चुका है। 63 पाकिस्तानी सैनिकों की नवंबर महीने में मौत का दावा किया जा रहा है। 44 से ज्यादा सैनिक बलूच लिबरेशन आर्मी के हमलों में घायल हो चुके हैं। 23 रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं। 8 से ज्यादा पाकिस्तानी आर्मर्ड व्हीकल्स को तबाह कर दिया गया है। 4 ड्रोन निगरानी टावर नष्ट हो चुके हैं और 11 से ज्यादा हथियार भी लूट लिए गए हैं। और यही रिपोर्ट में दावा फिलहाल किया जा रहा है, जिससे साफ है सर कि पाक सेना के लिए इस वक्त हो रही मुश्किलें आने वाले वक्त में और वल्नरेबल सिचुएशन क्रिएट कर चुकी है उसके लिए। वोरा सर, बहुत कमेंट बेहतरीन किया है कि मुश्किलें बढ़ेंगी। देखो बेटा, पाकिस्तान ने और उसकी सेना ने ये डिक्लेरेशन किया है कि भारत मेरा हमेशा के लिए दुश्मन है। तो अब आपने लोगों को कैसे बताओगे कि मैं भारतीय सेना से अपनी फौज कम करके अफगानिस्तान को ठोकने जा रहा हूँ? आप में इतनी क्षमता नहीं है कि आप दोनों तरफ लड़ सकते हैं। बेवकूफ हैं आप लोग। और ये मुन्नी भाई जो है, ये तो सबसे ज्यादा बेवकूफ। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ मैम, अफगानिस्तान के बारे में, मेरा परिवार, मेरे फादर का परिवार गजनी से है, पठान का खून मेरी रगों में दौड़ता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ मैम, शुरू से जब आप देखेंगे ब्रिटिश इंडियन सेना गई थी 19वीं शताब्दी में, अफगान कहते हैं आजा आजा आजा, रिमोट एरिया में ले जाके ठोका उनको। वही चीज उन्होंने की थी सोवियट्स के साथ, वही चीज की थी अमरीकियों के साथ। ब्रिटिश इंडियन आर्मी 2 साल, सोवियत संघ 12 साल, अमरीकी 20 साल। दो चीजें जल्दी से बता देता हूँ। अमरीकियों को एक अफगान कमांडर ने कहा था, तालिबान कमांडर ने, जो आजकल हथियार दे रहे हैं टीटीपी को और जो हथियार देते हैं बलोच को, कि टाइगर अमेरिकियों तुम्हारे पास घड़ियां हैं, हमारे पास समय है। और एक कमांडर ने जब ये जंग चल रहा था मुझे बताया था, जब पाकिस्तान कह रहा था ऐसे लड़ो वैसे लड़ो, मैंने ये सुना है खुद, उसने कहा था
कि एम्बेसडर मुझे ये बताइए, हम अफगान जो कभी जंग हारे नहीं है, हम इन पाकिस्तानियों से क्यों सीखे जो कभी जंग जीते नहीं है? नफरत करते हैं, धिक्कार हैं, थूकते हैं इन लोगों पर ये समझेंगे नहीं। ओहो हमारे भाई हैं, ये है, वो है। मैम जिस दिन इनको समझ आ गई कि ये हमारे साथ पंगा लेके गलत जी। सीमा पर अपना जोर लगा रहे हैं, शायद अफगानिस्तान की स्थिति Understood, sir. कुछ सुधर जाए। लेकिन इस बीच खबर है अफगानिस्तान के कांधार में पाकिस्तान का हमला, जहां बिना उकसावे के ही पाकिस्तान ने फायरिंग की और हमले में कई अफगान नागरिक भी घायल हुए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर से काबुल भेजा गया। पाकिस्तान से बड़ी जंग की तैयारी में अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में ही बड़े पैमाने पर सैन्य तैयारी को लेकर एक और खबर आ रही है, जहां बॉर्डर की ओर सैकड़ों सैन्य वाहनों की मूवमेंट देखी गई है और पुराने सैन्य वाहनों को भी अब रिपेयर किया जा रहा है। हालांकि अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय की तरफ से यह दावा किया गया। वहीं खबर है इमरान खान को जेल में मानसिक यातना को लेकर, और जेल में ही इमरान खान की हत्या का डर। इमरान को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर जिम्मेदार होंगे, और इमरान से मुलाकात के बाद उनकी बहनों का यह दावा, जहां जेल में एकांतवास में कैमरों की निगरानी में है इमरान। हालांकि इमरान को मेंटल टॉर्चर का बहनों की तरफ से किया गया ये दावा। सुधाकर सर, आई एम कमिंग टू यू नाउ। एक डिटेल इंफॉर्मेशन उससे पहले, क्योंकि रावलपिंडी की ही अदियाला जेल में इमरान खान को मानसिक यातना की बात कही जा रही है, और शारीरिक यातना से बदतर मानसिक यातना। इमरान ने बहन से कहा है, और इमरान को अपने बेटों तक से फोन कॉल की इजाजत नहीं मिली है। जेल में इमरान को कोई किताब तक नहीं दी जा रही है। जेल में इमरान से मुलाकात के बाद उनकी बहन उस्मा खान की तरफ से यह दावा किया गया, इमरान को कुछ हुआ तो आसिम मुनीर ही जिम्मेदार होंगे। हालांकि अभी फिलहाल जिस लिहाज से ये खबरें आ रही हैं, उससे साफ है सर कि जरूर कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक इमरान को लेकर बना सस्पेंस, और उसके बाद सिर्फ उनकी बहनों की तरफ से ही दावे किए जा चुके हैं। सुरभि, मेरा अंदाज, मैं तो काफ़ी दिन पहले टीवी में बोल चुका हूँ। आई होप आई एम नॉट करेक्ट। मेरा जो असेसमेंट है, इमरान खान इज नॉट अलाइव, इज डेड। सो इट मे बी रॉन्ग, बट आई हैव रीजंस टू प्रूव। टाइम नहीं है, नहीं तो मैं साबित कर देता। नंबर 2, ये है वर्स्ट केस सिनारियो अब्लिक ऑप्शन। नंबर 2, अगर जिंदा है तो कोर्ट जब एक्सेस दे रखा है, व्हाई आरंट दे अलाउइंग? अगर अलाउ कर रहे हैं तो वो मीडिया ब्रीफ या कैमरा में कैप्चर करना या फोटोग्राफी कोई एक सम काइंड ऑफ अ प्रेस ब्रीफ शुड बी गिवन, क्यों नहीं दे रहे? और तीसरा चीज, अगर पूरा जिंदा है, इट इज अ बिग थ्रेट, बिकॉज अमेरिका हो या चाइना हो, ये दोनों के बीच में एक जो खंबा है, एक पिलर जिसका जो पॉपुलैरिटी बेस है, आज के दिन में मुनीर खान को हिला सकता है। मुनीर खान इज हेडिंग फॉर अ डिजास्टर, इसलिए वो इमरान खान को रखना नहीं चाहेंगे। अगर वो जिंदा है, वो कोशिश करके कोई देश को एग्जाइल में भेजेंगे, ताकि इनके नीचे सेकेंडरी या ट्रेशरी या चौथा जो उनका लीडरशिप है, बिल्कुल है ही नहीं पीटीआई का, तो पीटीआई एज इट इज विल कोलैप्स। तो पीटीआई को कोलैप्स करने का इरादा यही है मुनीर खान का। लेकिन मेरे खबर के मुताबिक ये होएगा नहीं। अमेरिका के अंदर जो कि अभी तक सपोर्ट कर रहे थे, पिछले 24 घंटे के अंदर उनका ओपिनियन बिल्डिंग शुरू हो गया है कांग्रेस में, और ये इमरान खान की सपोर्ट और मुनीर खान के विपक्ष में काफी कुछ ओपिनियन बिल्डिंग होना शुरू हो गया है। मेरा उम्मीद यही है कि अमेरिका विल डू गुड, अगर वो थोड़ा सा सकारात्मक नजरिया से थोड़ा देखे। ये आज भी विश्व में डिक्लाइनिंग पावर हो सकता है, लेकिन ग्लोबल पावर है, टू रेकन विथ, टू बी रिस्पेक्टेड। Therefore, they have an important role. एक टेररिस्ट स्टेट को गोद में बिठा के वो अपना सुपर पावर के स्टेटस को बढ़ावा नहीं दे सकते। बैक टू सुरभि। राइट सर, बट व्हाट इज जर्मनी हेडिंग टू? एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं उस फ्रंट से, जहां जर्मनी के एयरपोर्ट में संदिग्ध ड्रोन से हड़कंप मच चुका है। और इस बीच आपको बता दें, जर्मनी की ही जंगी तैयारी को लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। बर्लिन में संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद अलर्ट, एयरपोर्ट की सुरक्षा जर्मनी बढ़ा रहा है। एयरपोर्ट्स पर एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, जर्मन एयरपोर्ट्स पर ड्रोन यूनिट एक्टिव। हालांकि जर्मनी में हमले के अलर्ट को लेकर क्या बड़ी खबर अभी तक सामने आई है, क्योंकि एयरपोर्ट की सुरक्षा जर्मनी अब बढ़ा रहा है। जर्मनी के एयरपोर्ट में ही संदिग्ध ड्रोन से मचे हड़कंप को लेकर यह खबर है। एयरपोर्ट्स में संदिग्ध ड्रोन दिखा, बर्लिन के एयरपोर्ट के पास संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर है। जर्मन एयरपोर्ट्स में एंटी ड्रोन सिस्टम की तैनाती, और कई एयरपोर्ट्स में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव। हालांकि अक्टूबर से अब तक 190 संदिग्ध ड्रोन दिखने की खबर है, और बढ़ते खतरों को ही देखते हुए नई ड्रोन यूनिट तैयार की गई है। अब एक और बड़ी खबर है, क्योंकि बड़े युद्ध की तैयारी में नेटो देश जर्मनी है, जहां जर्मनी की सेना को युद्ध की तैयारी के निर्देश मिल चुके हैं, और यूरोप के सबसे बड़ी सेना जर्मनी बना रहा है। सेना के लिए 2,50,000 G95 असॉल्ट राइफल भी जर्मनी खरीदेगा।
तो जर्मनी की ये तैयारी, जर्मन सेना की ये बहुत बड़ी तैयारी है। यूरोप की सबसे बड़ी सेना जर्मनी बना रहा है। हालांकि खबर समझिए, जहां जर्मनी में ही रूस से युद्ध की एक बड़ी तैयारी हो रही है और F-35 फाइटर जेट की खरीद भी जर्मनी बढ़ा रहा है। अमेरिका से 50 F-35 खरीदने की तैयारी को लेकर यह खबर है। 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है। टोर्नेडो फ्लीट तैयार जर्मनी कर रहा है। हालांकि जंग के लिए जर्मनी कैसे तैयार हो रहा है, एक डिटेल इंफॉर्मेशन, क्योंकि F-35 फाइटर जेट्स की खरीद जर्मनी बढ़ा रहा है और अमेरिका से 50 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की तैयारी को लेकर खबर यह भी कि 15 अतिरिक्त F-35 जर्मनी खरीद रहा है। 2026 मिड तक, मध्य तक F-35 की डिलीवरी भी हो जाएगी। हालांकि यूरोप को आशंका यह है कि 2027 तक हमला कर सकता है रूस, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। लेकिन अब नेटो से दूरी बढ़ा रहा है अमेरिका। एक और बड़ी रिपोर्ट और दावा, जहां नेटो को सैन्य मदद कम करने को लेकर ही एक और डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाऊं। उससे पहले विनोद सर, आई वांट यू टू प्लीज जॉइन ऑन दिस कि जर्मनी की ये तैयारी और जहां अब दावे ये किए जा रहे हैं कि अमेरिका से ही 50 F-35 फाइटर जेट्स खरीदने की ये तैयारी है। सुरभि जी, बहुत अच्छा सवाल है। मैं यहाँ तक मैं अभी आप चैनल में आने से पहले न्यूज देख रहा था। जो मैक्रोन जो है लंदन जल्दी से भाग चुके हैं। जेलेंस्की, स्टामर और से तीनों से मिल रहे हैं टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ये है इसका, ये न्यूज का सारांश ये है। अब टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन क्या हो सकता है, ये आपने बखूबी समझा दिया और फ्लोर ग्राफिक्स में दिखा भी दिया। मेरा यही डर है कि कहीं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूरोपियन यूनियन की फॉर्मेशन हुई थी और यूरोपियन यूनियन टूटते टूटते कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। ये मेरा सबसे बड़ा डर है। अगर हमारे रहते रहते हो जाएगा तो बहुत दुख होगा, हमारे जाने के बाद पता नहीं होगा कि नहीं। बड़ी बात आपने यहाँ कही सर, लेकिन उसी बड़ी खबर पर एक और डिटेल देना चाहूंगी, क्योंकि नेटो से अमेरिका अब दूरी बढ़ा रहा है, जिस बात का मैंने अभी जिक्र किया। और खबर इस बारे में जहां नेटो को सैन्य मदद कम करने की तैयारी में है यूएस और यूरोपीय सहयोगियों को भी अमेरिका ने जानकारी दी है। 2027 के बाद यूरोपीय देशों से रक्षा सहयोग कम होंगे। 3 अधिकारियों के हवाले से कीव पोस्ट की सनसनीखेज रिपोर्ट क्या दावे कर रही है, यही अगली इंफॉर्मेशन आपके सामने, उस सवाल के साथ जहां नेटो से दूरी ट्रंप की क्या मजबूरी। हालांकि अमेरिका ने नेटो से दूरी बढ़ाने की शुरुआत कर दी है, यही आज की बड़ी खबर है। यूरोपीय देशों को सैन्य सहयोग कम करेगा अमेरिका, रिपोर्ट यह दावा कर रही है। 2027 के बाद यूरोपीय देशों को सुरक्षा नहीं देगा यूएस और यूरोपीय देशों की जगह इंडो पैसिफिक रीजन अमेरिका की अब प्राथमिकता है। हालांकि इस खबर पर दीपक वोरा सर, आई वांट यू टू प्लीज रिस्पॉन्ड, क्योंकि अमेरिका अब चीन पर सैन्य दबाव बढ़ाने को लेकर भी जिस तरीके से जोर दे रहा है, यूरोपीय देशों को नेटो की जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं, यही रिपोर्ट में दावा किया गया है। आपके पास आऊं उससे पहले इंफॉर्मेशन वॉल पर एक डिटेल, क्योंकि अमेरिका भरोसे नेटो, और यह बात इसलिए कह रही हूं क्योंकि नेटो के कुल रक्षा खर्च का 64% अमेरिकी योगदान। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन उस लिहाज से भी समझिए जहां नेटो कुल रक्षा खर्च 1451 अरब डॉलर का है और अमेरिका का रक्षा खर्च है 935 अरब डॉलर का। हालांकि जर्मनी का रक्षा खर्च भी यहां पर जान लीजिए, जो कि 93.7 अरब डॉलर का बताया जाता है। ब्रिटेन का रक्षा खर्च है 84.2 अरब डॉलर और फ्रांस का रक्षा खर्च है 64.5 अरब डॉलर। हालांकि जिस तरीके से इस वक्त के हालात बने हुए हैं, ऐसे में यह सहयोग बहुत मायने भी रखता है और अब आने वाले वक्त में बढ़ते खतरे को देखते हुए ये बड़े फैसले क्या असर डाल सकते हैं, इस पर एक्सपर्ट से करूं सवाल। उससे पहले जानिए कि अमेरिकी फैसले से ही यूरोपीय देशों में कैसे हड़कंप मच चुका है, क्योंकि खबर है लंदन में फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी के लीडर्स की इमरजेंसी मीटिंग को लेकर, और इमरजेंसी मीटिंग में ही शामिल यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। फ्रांस के राष्ट्रपति की मीटिंग से पहले रूस पर निशाना, रूस पर दबाव जरूरी, शांति नहीं चाहते हैं पुतिन। मैक्रो की तरफ से यह बात कही गई है। हालांकि रूस से बड़ी जंग की तैयारी में यूरोपीय संघ, बड़ी खबर यह आ रही है कि 2030 तक रूस से जंग की तैयारी में है यूरोप और वॉर इकोनॉमी का निर्माण यूरोप कर रहा है। हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओबन का यह बड़ा दावा है। पुतिन के नजदीकी माने जाते हैं विक्टर ओबन। यूरोप से बहुत बड़ी जंग की तैयारी में है रूस, क्योंकि बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन मूवमेंट से यूरोप कांप उठा है और बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन से सामना। स्वीडन की तरफ से दावा किया गया, यूक्रेन में सीज फायर हुआ तो यूरोप अगला टारगेट होगा। द गार्डियन की रिपोर्ट में फिलहाल इसी को लेकर क्या बड़े दावे किए गए, यही
मिलेगी अगली इंफॉर्मेशन, जहां बाल्टिक में सबमरीन और यूरोप कांप गया, क्योंकि बाल्टिक में ही रूस की सबमरीन देखे जाने से यूरोप में खौफ है और बाल्टिक में रूस की सबमरीन से लगातार सामना, यही दावा किया जा रहा है। बाल्टिक में तेजी से सैन्य डिप्लॉयमेंट्स भी रूस बढ़ा रहा है और स्वीडिश नेवी के ऑपरेशनल चीफ कैप्टन मार्को पेटकोविच की तरफ से यह दावा किया गया कि यूक्रेन में सीज फायर हुआ तो यूरोप रूस का अगला टारगेट होगा। सुधाकर सर, आई वांट यू टू जॉइन ऑन दिस, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध विराम हुआ तो और तेज होगी रूस की मूवमेंट, यही इस रिपोर्ट में दावा किया गया। सुधाकर सर। बिल्कुल आपके साथ मैं सहमत हूं। ये जो पीस प्रपोजल चल रहा है, इंटेंशन इज वेरी गुड, बहुत अच्छा है, सकारात्मक नजरिया के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये सिचुएशन और हालात इतना सिंपल नहीं है। ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी के मसलों को लेके ये बना हुआ है ये सिचुएशन, उसको नेविगेट करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मेरा सलाह ये है कि 2-3 चीज़ों को मद्देनजर रखना चाहिए कि वेस्टर्न अलायंसेस की तरफ से हमेशा जो भी केंद्र बिंदु उभर के आए हैं वो सिर्फ एक चीज़ को दर्शाता है कि लड़ाई को आगे बढ़ाना है। और मैं ये कहूँगा कि पुतिन की तरफ से, रशिया की तरफ से जो भी उसने एक्शन लिया या रिएक्शन लिया है या रिस्पॉन्स किया है, ये अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी पर्सपेक्टिव को प्रोटेक्ट करने के लिए किया है इसने। लेकिन ये बात वेस्टर्न अलायंसेस समझने के बावजूद भी समझ नहीं रहे हैं, तो इसका सिर्फ नतीजा एक हो सकता है। मैं मिसाल के तौर पे ब्रिटिश का, यूके के जो प्राइम मिनिस्टर साहब अप्रैल के महीने में 22 अप्रैल को उनका समझौता हो गया था और इस्तांबुल के टॉक के बाद साइन करके तैयार करके बैठे हैं कि लड़ाई को बंद करना है। ये एक प्राइम मिनिस्टर आके बोलते हैं ना 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 बंद नहीं करना है। ये मैक्रोन भी एक ड्रामेटिस्ट है इन माय ओपिनियन। मिन्स अकॉर्ड 1 एंड मिन्स अकॉर्ड 2 2014 और 15 को ये काफी हद तक कामयाब हासिल होना था। एम्बेसडर विल बेयर मी आउट, एंड ये उस समय मैक्रोन का जो रोल काउंटर प्रोडक्टिव था, इसलिए हो नहीं पाया। इसी तरह ये जो लड़ाई का अभी जो बातचीत चल रही है, ये यूरोपियन यूनियन के ये 3 लीडर हैं। आप देखिए, ब्रिटेन हैज ऑलरेडी साइंड इसी साल जनवरी के महीने में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप यूक्रेन के साथ साइन कर रखे हैं 100 साल के लिए। उसमें सिक्योरिटी भी एक पहलू होता है। इसी तरह जर्मनी, चाहे लोकल पॉपुलेशन जो है जर्मनी का, चाहे वो कुछ भी चाहते हैं, वो नहीं चाह रहे कि यूक्रेन को सपोर्ट दिया जाए, लेकिन उनका जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे नहीं सपोर्ट देंगे। और इसी तरह अगर आप दूसरा जो नेशन स्टेट फ्रांस को लेते हैं, फ्रांस इज ऑलवेज सो वैसिलेटिंग, इट इज अनप्रेडिक्टेबल। ये चाह रहे हैं लड़ाई को बढ़ावा दिया जाए और नाटो किसी भी तरह, चाहे यूएस के साथ में हो या अलग हो, ये आगे की तरह, ये वायलेंस की तरह आगे की तरह बढ़ रहे हैं। पीस को कोई स्पेस देने की कोशिश नहीं करें। क्योंकि लगातार आ रही इन खबरों के बीच ये इवैल्यूएशन जरूरी था कि आज के इस हालात में लिए जा रहे फैसले आने वाले वक्त में कितना असर डाल सकते हैं। सुधाकर सर, दीपक बोरा सर, विनोद सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें आज ज्वाइन करने के लिए। लेकिन इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि अमेरिका इजरायल से बड़ी जंग की तैयारी में ईरान, और एक और बड़ी खबर है जहां ईरान ने नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है और फारस की खाड़ी में ईरान का यह मिसाइल परीक्षण। IRGC कमांडर अली रेजा तंग सीरी का यह बड़ा दावा, नई मिसाइल की रेंज करीब 1500 किलोमीटर की। इसी फ्रंट से अगली बड़ी खबर यह है कि ईरान से रूस पर नजदीकी पर भी अब इजरायल भड़क गया है और ईरान को सैन्य मदद पर रूस को यह चेतावनी, ईरान की मदद हमारी सुरक्षा पर डायरेक्ट खतरा। इजरायल की तरफ से कहा गया Su-35 रडार और एयर डिफेंस ना देने की वार्निंग, ईरान को एडवांस वेपन सप्लाई पर आगाह किया। लेकिन खबर समझिए, जहां फुल वॉर मोड में आ चुका है ईरान। IRGC की फुल स्केल जंगी तैयारी को लेकर खबर। ओमान की खाड़ी में कादर क्रूज मिसाइलें दागी गई, 303 बैलिस्टिक मिसाइलों से डमी नेवी टारगेट तबाह। IRGC नेवी ने 2025 अभ्यास में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया।